अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे, खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने जो है अमोनिया के यूजेस और इसके इन्वायरमेंट पे कौन से इम्पैक्ट आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमोनिया को मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे हम अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया का जो प्रोसेस है वो कौन सा है वो उनको देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनके फैक्टर्स पढ़ेंगे और कैसे होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है और प्रोडक्ट कैसे बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है, वो होता है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो जर्मन एक केमिस्ट है, जर्मन केमिस्ट, उसने ये हेबर ने ये जो है वो प्रोसेस बनाया था। इसने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की थी, अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया प्रिपेयर की थी। और मैंने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि अमोनिया का कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कितना इस्तेमाल है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो ये प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि इकोनॉमी भी देखनी ज़रूरी होती है। कोई प्रोसेस चलने की जो रीज़न होती है वो यही होती है कि इकोनॉमी उसकी कैसी है। ठीक है, तो यह है कि हेबर प्रोसेस इसका नाम है। हेबर ने क्या किया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एयर में से लेकर और जो है इसने अमोनिया प्रिपेयर की थी। ठीक है, और ये जो है ये जो था वो हेबर कौन था, जो जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे, रॉ मटेरियल तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या होता है। नाइट्रोजन, एक तो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन होती है। अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं और हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं। अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आती है दो तरीक़ों से आती है, एक रिएक्शन ऊपर वाला, ये नीचे वाला। ठीक है, द नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। लिक्विफाइड एयर होती है हमारे पास, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक उन हिस्सों को एक चीज़ है हमारे पास, कोई भी मिक्सचर है। ठीक है, उसके हम उसी एक ही मिक्सचर में से बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करें। ठीक है, जैसे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है, तेल हमारा ज़मीन से निकलता है, उनमें से कितनी सारी प्रोडक्ट निकलती हैं। हम लोग को पता है कि हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, नेचुरल गैस में मीथेन मिलती है हमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ से मिलती हैं। तो ये कहते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है, मतलब एक ही मिक्सचर को, एक ही चीज़ को हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकालें, तो वो हमारी लिक्विफाइड एयर होती है। और वाइल द हाइड्रोजन इज ड्राइव मेनली फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से हमें जो है वो ड्राइव की जाती है। नेचुरल गैस का मतलब ही होता है कि मीथेन, क्योंकि नेचुरल गैस जो कंपोज की गई होती है वो मीथेन की बनी होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर बात करें कोई भी नेचुरल गैस की करें या मीथेन की बात कर रहा हो तो आप लोग समझ लें कि नेचुरल गैस जो है वो मीथेन ही होती है। ठीक है, अगर कोई CH4 मीथेन की बात कर रहा है, ये हमारे पास मीथेन रही और ये नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और मीथेन दोनों सेम ही एक ही चीज़ है। जो नेचुरल गैस हम कहते हैं, जो हमारे घरों में गैस होती है, ये नेचुरल गैस होती है, वो बनी होती है मीथेन की, CH4 की। उसको हमने वाटर के साथ, जो लिक्विफाइड एयर है, ठीक है, वाटर के साथ इसको हम रिएक्शन कराएंगे और उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और 20 atm इसका प्रेशर मेंटेन करेंगे, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी और H2 गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये तो हमारी एक प्रिपरेशन हो गई यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो दूसरा रिएक्शन होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यहाँ पे हमें मिल गई है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या करेंगे, ठीक है, ये देख लें ये कितना एफिशिएंट है, यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है। मीथेन को हमने इसमें इस्तेमाल किया। अब हमारे काम की जो जो तो है वो है हाइड्रोजन, ये हमारे काम की है नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन इनको काम में फिर भी हम ले रहे हैं कि उसको फर्दर रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, वाटर के साथ, तो हमारी CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस बन जाती है। CO2 को बहुत सारे इस्तेमाल है, ये भी हमारे वेस्ट में नहीं जाएगी और H2 का तो हम यहाँ पे अमोनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद
हम क्या करते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन करते हैं। और बात रही कि हम नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, आप लोगों को पता है कि कितनी, मेरे ख्याल से 70% या 70% से कम ज़्यादा इतनी एक्यूरेट आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी है। तो वो हमें जो है नाइट्रोजन गैस है, मोस्टली इस प्रोसेस के अंदर हम एयर से लेते हैं, ठीक है। एयर मिक्सचर होता है, आप लोगों को पता है कि ज़्यादा अमाउंट एयर के अंदर किसका होता है, नाइट्रोजन का ही होता है। तो वहाँ से हम नाइट्रोजन जो है वो रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो हाइड्रोजन थोड़ा सा हमारा कॉस्टली प्रोसेस है, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो तो इस बिल्कुल इजी प्रोसेस है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो N2 और H2 दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें NH3 अमोनिया मिल जाएगी। और जो हमारे अमोनिया ये रिएक्शन होगा, सबसे काम की जो बात है यहाँ पे, वो हमारा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आप लोगों को माइंड में रखना है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, आप लोगों को पता है कि हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब 2 मोल जो है अमोनिया के बन रहे हैं, ठीक है, 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं तो 92 किलो जूल पर मोल, एक मोल के ऊपर 92 किलो जूल पर हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल रहे हैं तो इसको डबल कर देंगे तो आपको वो एनर्जी, तो ये बहुत ज़्यादा हीट है हमारे पास मिल रही होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमें हीट मिल रही होती है, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये एक इसकी जो पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ है वो ये भी है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा था कि 3 स्टेप से हम क्या करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये पूरा हाइबर प्रोसेस का डायग्राम है, ठीक है। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन एयर से ली, उसके बाद हाइड्रोजन हम नेचुरल गैस CH4 से हमने बनाई नेचुरल गैस या CH, ठीक है, CH4 कह सकते हैं नेचुरल गैस, और CH4 हम यहाँ से, ये हासिल की 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ पे जो काम की बात लिखी हुई है ये आप माइंड में रख लें, ये आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, कहीं भी, कि अगर हम नाइट्रोजन, ये हमारी रही नाइट्रोजन और ये रही हमारी हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, मगर कौन कौन से रेशो में होता है। हमारी जो नाइट्रोजन होती है 1:3 बाय वॉल्यूम होती है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशो होता है 1:3। नाइट्रोजन हमारी 1 होती है और 1 रेशो होती है। तो वहाँ पे हम जो हाइड्रोजन है उसके 3 रेशोज हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस कंडीशंस के ऊपर इसका टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करते हैं। ये बहुत ही यहाँ पे काम की चीज़ बता रहा है, ये टेम्परेचर और यहाँ पे आपका जो प्रेशर है, ठीक है, और ये हमारा कैटलिस्ट हो गया। हम इन तीनों चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारे रिएक्शन पे। अगर हम टेम्परेचर इससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, अगर कम देंगे तो फिर क्या होगा, अगर प्रेशर इसका ज़्यादा कम करेंगे तो क्या होगा, और कैटलिस्ट का क्या काम होता है, और यहाँ पे अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कौन सा यहाँ पे एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है। तो इन चीज़ों के यहाँ पे हम आगे चल के इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और उसके बाद ये प्रोसेस आपको लोगों को पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस जो हैं वो जो हैं कुछ अमाउंट गैसेस का जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तो उसको हम रिसाइकिल कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद गैसेस आर कूल्ड एंड अमोनिया टर्न टू लिक्विड। जो अमोनिया बनती है यहाँ पे जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो NH3 जो हमारे यहाँ पे अमोनिया बन रही है वो हमारी होती है गैस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। ये हमारी गैस फॉर्म के ऊपर गैस फॉर्म में होती है। अब इसको हमें लिक्विड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं, इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, कंडेंसर में जैसे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर इसका कम कर देंगे तो हमारी लिक्विड अमोनिया बन जाती है। उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं लिक्विड अमोनिया, फर्टिलाइज़र में भी ऐसे ही होता है ये, ठीक है। अब जब एंग्रो के अंदर या FFC के अंदर इंटर्नशिप करने जाएंगे तो आप लोग यही चीज़ वहाँ पे देखेंगे कि हम नाइट्रोजन एयर से कैसे ले रहे हैं, उसके अलग इक्विपमेंट लगे होते हैं, और हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए अलग होते हैं, दोनों के रिएक्शन करवाने के लिए, फिर उस गैस को लिक्विड करने के लिए आपने देखा होगा एक बड़ा टावर लगा होता है ग्रो में, फिर से दोनों में जो भी फर्टिलाइजर बना रही हैं वहाँ पे जो उसको कहते हैं ग्रेन्यूलर्स होता है, ठीक है।
हमारा जो लिक्विड जो हमारा अमोनिया होती है उसको हम क्या करते हैं, शावर करवाते हैं। जैसे ही शावर करता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से वो हमारे जो ग्रेन्यूलेट्स हैं वो बन जाते हैं। हमारे ग्रेन्यूलेट्स कहते हैं, मतलब आपने देखे होंगे कि जो हमारा खाद बन रही होती है, फर्टिलाइजर बन रहा है, उसके छोटे छोटे मतलब ऐसे टुकड़े होते हैं, ये बन जाते हैं ऑटोमेटिकली उस शावर करने की वजह से बन जाते हैं। फिर उसको अलग से हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये हाइबर प्रोसेस समझ में आ गया होगा। उसके जो फैक्टर्स हैं, ये टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट किया कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू, शुक्रिया।